of the possible outcomes, subset of the possible outcomes, we can say it's an event. Okay, understood random experiment and event? Any Yes, doubt? ma'am. No, ma'am. Okay. Now third one is the mutually exclusive event. ये वर्ड बहुत बार यूज होगा आपका. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? सॉरी, यहाँ पे मैंने म्यूचुअल लिखा है, इट्स अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, म्यूचुअली, या. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दैट मीन टू इवेंट. सपोज हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, टॉसिंग अ कॉइन. तो there are two events I have considered. Event A, that means head is occur. Event B, that is the tail is occur. So these two are known as a mutually exclusive event. Why? Because mutually exclusive event, that means two events are cannot happen simultaneously. Two events cannot happen simultaneously. Is it possible to occur head and tail at a time? No, correct? So these two events are known as a mutually exclusive events. Now next one is equally likely events. Equally likely events, that means we cannot accept only one event rather than second event. हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं होता है कि why we are choosing this event only compared with the other events. So these are known as the equally likely events. So equally likely events means if we have no reason to accept one particular event to occur in the preference of any other event. 3 या 4 इवेंट्स अकर हुई है, राइट? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया. सपोज हम लोग डाइस रोल करते हैं, तो देर आर द 6 डिफरेंट आउटपुट्स. ओके, अब ये जो 6 डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इट इज नन एज द सेट एंड इट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. तो एस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन कर्ली ब्रैकेट में वी कैन राइट डाउन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ओके, नाउ इसमें से इवेंट आएगा. तो सपोज आई एम कंसिडरिंग द इवेंट ए व्हेन द नंबर 2 इज अकर. ओके, सो मैं ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखूंगी? नंबर 2 ओनली. सपोज आई एम कंसिडरिंग द इवेंट बी. तो बी क्या होगा मेरा? सपोज आई एम कंसिडरिंग द इवेंट बी इज नंबर 4 विल बी अकर. सो इसमें भी एक ही आएगा. कर्ली ब्रैकेट में क्या आएगा? बी दैट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4. ओके, सो मैंने ऐसे दो इवेंट कंसिडर किए. नाउ दिस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. व्हाई? बिकॉज 1 and 4 both will not occur at a time, correct? So it's called the mutually exclusive event. But there are the number of possibilities events कितनी है? टोटल 6 है. 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकता है. तो दिस ऑल आर कंसिडर. तो इक्वली लाइक में क्या होता है? I am suppose accepting only one event, that is event A, one is occur. तो मैंने बाकी का इवेंट क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? मेरे पास कोई रीजन नहीं है, करेक्ट? मेरे पास उसका कोई रीजन नहीं है कि मैं एक ही इवेंट एक्सेप्ट करूं. तो समटाइम्स क्या होता है कि वो सारे की सारे इवेंट इक्वल होती है. अभी यहाँ पे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रीजन पता है कि मुझे इवेंट ए जिसमें 1 अकर हो रहा है, इवेंट बी जिसमें 2 अकर हो रहा है, इवेंट सी जिसमें 3 अकर हो रहा है. तो वो तीनों एक साथ आना पॉसिबल ही नहीं है. एट अ टाइम मुझे 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा. तो वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई. पर समटाइम्स ऐसी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आपको इक्वली आउटपुट्स मिलता है. तो इसमें आप सिलेक्ट नहीं कर पाते कि मैं यही इवेंट को एक्सेप्ट करूं. दैट इज नॉन एज अ इक्वली लाइकली इवेंट. ओके, सो ये हो गया आपका 4 बेसिक टर्म्स: रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स. नाउ द मेन डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? Suppose we are considering the sample space S. Okay. Suppose I am considering my sample space S. मैम आवाज बहुत कम आया. या मैंने मोबाइल वो दूर रखा इसीलिए लिखने के लिए. जस्ट वेट. अभी आ रहा है प्रॉपर? यस मैम. या. तो suppose I am considering my sample space S and I am rolling my dice. So 1 2 3 4 5 and 6. मुझे टोटल इतना
ये आपको क्या मिला, इट्स नॉन एज द सैंपल स्पेस। जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका जो सेट बनता है, इट इज नॉन एज द सैंपल स्पेस। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। नाउ इसमें से जो इवेंट होती है, सपोज मैं इवेंट ए कंसीडर कर रही हूं। इवेंट ए क्या होगा मेरा, कि सपोज 2 इज अकर। ओके, तो उसका पॉसिबल आउटकम क्या है, इट इज 2। तो दिस इज माय इवेंट ए। तो डेफिनेशन क्या बोलती है प्रोबेबिलिटी की, लेट्स S be the sample space, this is S be the sample space, it is the set of the all possible outcomes which are assumed equally likely. Okay, and A is be an event, A is be an event, it is the subset of S, we can say it is the subset. Okay, so it is the subset of S consisting of the possible outcomes which both are associated with the random experiment. So we can write down n of S and n of A. अभी n of A and n of S क्या हुआ, तो which one is the represent the number of elements of S and number of elements of A. So the probability P of A, it is represented by n of A divided by n of S. तो सब ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने लिया है, इसमें n of A क्या होगा बताओ जरा। 6. 1/6. Net 1 1. 1, yeah, 1 it 1 is by 1. 6. And n of 1 by S is, it is 6, correct? प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 2 नंबर अकर होने का, इट इज 1/6. So this is your definition of probability. So you can see here, मैंने मेरा जो नोट्स है उसका भी PDF रखा हुआ है, just wait. प्रॉपर डेफिनेशन आप चेक कर सकते हो इसमें। Yeah, this one. Let S be the sample space. It is a set of the possible outcomes, and A is an event. It is the subset of S, which is consists the possible outcomes, which are associated with the random experiment. So n of S and n of B are number of the elements of S and B. So the probability of the event A, it is represented by P of A, that is equal to n of A divided by n of S. Oh sorry, यहाँ पे मेरा mistake हो गया, it's not 6/3. Sorry, पता नहीं कैसे लिखा मैंने. It is n of A is equal to 1. या तो फिर मैंने, या here I have considered the another example. मैंने example लिया है rolling a dice to get the even numbers. Okay, so A event का रोलिंग, हाँ तो भी मिस्टेक किया है, 3/6 आएगा. सो हियर n of A मुझे इवन नंबर मिलने की पॉसिबिलिटीज है 2, 4 and 6. सो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2 आंसर. ओके, सो ये करेक्शन कर लेना. फाइन. सो दिस इज द डेफिनेशन. जब भी डेफिनेशन आता है तो यू हैव टू राइट डाउन इन द प्रॉपर वर्ड्स डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. करेक्ट? एनी डाउट इन दैट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, एन ऑफ, हमने यहाँ पे कहा दिस वन, एन ऑफ ए बाय एन एस. ओके, सपोज आई एम कंसिडरिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट में एन टाइम्स रिपीट कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू रिपीट माई रैंडम एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स. तो आपका जो इवेंट ए अकर हो रहा है उसको वो अकर होने के नंबर ऑफ उसका टाइम्स n हो जाएगा. सो आई कैन राइट डाउन दिस इज द एन ए लिख सकती हूँ मैं. जस्ट वेट, क्या हुआ, suppose I am repeating my random experiment n times. So event A occur n times. Okay, so this is for the n trials. Okay,
this is for n trials. तो अभी Na/n, अभी उसकी जो probability होगी, so I can write down the ratio is Na/n. There are the total n number of n number times experiment I am going to repeat. इसमें से event A occur होने का chances that is considered, I have considered is Na. So this ratio, it is known as the relative frequency. It is known as relative frequency. Okay. Now in this ratio, suppose n is goes to infinity time. जैसे मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दी जाऊंगी एंड वंस आई रीच टू द इंफिनिटी टाइम, तो डेफिनेटली ये आपका जो रेशियो है, ये टोटल रेशियो का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो स्टेबल कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, इट बिकम अ कांस्टेंट. सो द वी कैन से the probability of this event for the n trials P of A, I can represent that is limit n tends to infinity Na/n. Okay, तो अगर n आपने infinity रख दिया तो 1 upon infinity it will be 0, right? अगर infinity times में वो करती जाऊंगी तो after some of the time मुझे आंसर क्या मिलने वाला, it will be 0 0 0, constant some values. So this is known as the relative frequency. Now remember one thing, always the probability value, it is in between the 0 to 1 only. Okay, so we can write down it is 0 less than equal to P of A less than equal to 1. Yeah, less than equal. Okay, yeah. 0 less than equal to PA less than equal to 1. आंसर हमेशा 0 या 1 के बीच में ही आएगा. More than 1 कभी भी नहीं आएगी probability. The addition of the all the events probability, it always 1. So not more than 1. Okay, तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आंसर आपका 1 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन आंसर में. याद रखना ये चीज. फाइन. नाउ नेक्स्ट, इट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. समझ में आ गया? एनी डाउट इन दैट? No, ma'am. Okay. Now next one is the axiomatic definition. It is the, अरे यार क्या सिलेक्ट हो जाता है. Yeah, it is the axiomatic definition of probability. जब भी डेफिनेशन आती है ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में 2 मार्क्स में, तो नॉर्मल डेफिनेशन नहीं पूछते, दे आर मोस्टली आस्किंग दिस एक्सियोमेटिक डेफिनेशन. अभी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिंपल, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन, लेट्स S is the sample space. Okay, which one is the set of the all possible outcomes? Let's which one we consider the event A, which one is associated with the random experiment. Now the probability of the event A, we know how we can represent. It is denoted by the P of A. Okay, but here you have to write down which event probability of P of A, it satisfied 3 conditions. So you have to write down the condition here. First one, which I have explained before, which I have said already, it is the 0 less than equal to P of A less than equal to 1. Now second condition, P of S is always 1. P of S means what? Sample space. अभी sample space का probability is always 1. Okay, and the third condition is A1, A2, A3 या A, B, C, D, any variables you can use. A, B, C, D, etc. are suppose mutually exclusive events. So we can write down P of A union B, that is equal to P of A, that is equal to P of A plus P of B. So these are the 3 conditions, which one is satisfied by the event A. For that we can write down we can find out the probability of A. So it is the axiomatic definition of the probability. So what we have to write down? Let S is the sample space, it is the set of the all possible outcomes. Event A, it is occurred, which one is associated with the random experiment.
So probability of the event A, it is defined as which one is satisfied these three conditions. Condition number 1, the probability of the event A, it should be in between 0 to 1. Probability condition number 2 is the probability of the sample space, it should be equal to 1. And the third is the probability of A union B, that is equal to P of A plus P of B. In bracket, here compulsory you have to write down A and B are mutually exclusive event. Okay, compulsory you have to write down over here. So ये पूरा डिटेल में लिखना है, तभी उसके प्रॉपर 2 मार्क्स सबको मिलेगा. ये 3 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Understood? Any doubt? No, ma'am. Okay, fine. Now, अभी जो number of the word terms और जो definition था, which I have explained over here, then after कुछ theorems है. Yeah, which one is based on the probability. So first theorem, आपका notebook साथ में लेके बैठो. You have to solve these theorems. Okay, prove करना है उसको. Definitely, I will help you. Write down the first theorem. Probability of impossible event is 0. यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहेगा. ये जो पोर्शन लिखा है मैंने P of phi it is equal to 0. अपने वर्ड्स में आपको अंडरस्टूड करना है कि मुझे क्या करना है. इट इज नॉट गिवन एक्चुअली. ओके, दिस पार्ट इज सपोज नॉट गिवन, जस्ट स्टेटमेंट इज गिवन. ऐसे ये सारे थियरम्स जो भी है बहुत छोटे छोटे थियरम्स है. तो 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें वो पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1A अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो, नहीं हुआ तो अभी एमसीक्यू में क्या ऐसा कुछ डाल सकते हैं लोग. So you should know how to solve the theorems on the probability. So this is the first one. Probability of the impossible event is 0. That means we should know impossible event. Impossible event, that means null event. और null event को represent किया जाता है psi से. If the symbol is psi, right? तो इसीलिए मैंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है स्टेटमेंट को in terms of the variables P of psi that is equal to 0. This thing I have to prove. Okay, so how we can prove? Anybody please explain how we can prove it? Just दिमाग लगाओ, सोचो, बहुत ही सिंपल है. I have to prove P of psi this is equal to 0. And we can take Sorry? we can take a probability with some n elements, and then again some probability of n naught, where n naught does not belong to n. I mean n1, n2, n3. So that is how P of n naught will be equal to 0 for that probability. ओके, आप ट्राई सॉल्व करो. आपको इक्वल टू 0 ये आपको प्रूव करना है. ओके, P of psi आपका 0 आया है, वो आपको प्रूव करना है लास्ट में. Okay, okay, fine. So we know the sample space S. Okay, अगर सैंपल स्पेस S का मैं phi इवेंट के साथ यूनियन करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे S ही मिलेगा. करेक्ट? क्योंकि Yes. इट इज अ नल इवेंट. इट इज अ नल इवेंट, दैट मीन इज 0. तो कुछ फर्क नहीं पड़े. S यूनियन psi that is equal to psi. Now I applied the P both side. That is, I am taking the probability both side. Abhi here S and psi both are the definitely mutually exclusive events. So write down here S and psi are mutually exclusive event. Okay, अब पूरा लिखना. So we can write down mutually exclusive event है तो अभी axiomatic definition में थर्ड कंडीशन क्या था आपका? A यूनियन B है तो आप क्या लिख सकते हो उसको? Psi plus. P of A plus P of B लिखा था? Yes, ma'am. Yeah. So similarly, you have to apply here. So we can write down the P of S plus P of psi. That is equal to P of S. So we can write down P of psi that is equal to P of S. Left side वाला यहाँ पे लाया तो P of S.
So this equal to 0. Correct? हो गया proof? Yes, ma'am. Okay, so it's very simple. Now write down. अभी second वाला आप दिमाग लगाओ थोड़ा. मैं बोल रही हूँ second कौन सा है? Yeah, here. If complement of A, sorry, if A bar is the complementary event of A, so you have to prove P of A bar that is equal to 1 minus P of A. भी लेस देन इक्वल टू 1 वो बाय डिफॉल्ट है. कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर इज लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा, राइट? सो व्हाट यू हैव टू सॉल्व P of A bar that is equal to 1 minus P of A. सॉल्व करो. चलो, जैसे पहले वाला किया अभी मैंने करके दिया वैसे ही स्टार्ट करना है. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. बताओ कोई फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? We can consider P of S and P of A. Then we can use Yes. P of S is equals to 1. And we know that the total, if A doesn't exist, then its complement exists. So we can write P of S is equals to P of A plus P of A complement, like that. And after, if we take if we use the property or condition, P of S is equals to 1. So we can eventually write P of A plus P of A bar, A complement is equals to 1. And after that, we can get P of A bar is equals to 1 minus P of A. बट यू आर टेकिंग द P of S union A बोला ना तूने? क्या बोला पहले? No, ma'am. I am considering S as a set of, sorry, A as a set of S. Then we Okay. know that the total sum would be equal to 1. Yes. If that sample space should get access, so its probability will be equals to 1. So if A doesn't exist, then the probability of A complement would exist, or we will get that. So we can use P of S is equals to 1. Okay, so how you can prove? Okay, fine. What you have to write down here? Just explain. What is your first step? What you have P of S is writing? equals to 1. We can consider that. Okay, First. fine. Then we know that the probability A will exist or its complement will be occurred. So we can write P of A plus P of A bar is equals to 1. Okay. Then we can take P of A bar A to the other side. But directly, okay, Hmm. it's fine. There is no issue. आपने बराबर किया है. But before that, just you have to write down that is A union A bar. Yeah, जो आपको लिखना है. Correct. Understood? Other guys, we know we can write down the A and A bar. It is equal to S. A and A bar it is equal to S. A is my event. Okay. Suppose अगर Venn diagram use करें तो this is my Venn diagram और A Venn diagram में this is the sample space S. इसमें एक event A occur हुआ तो ये मेरा A है, सॉरी ये मेरा A है तो outside वाला मेरा A bar है. तो आई कैन टेक ए और ए बार, मतलब दोनों को सबको कंबाइन किया तो आई कैन राइट डाउन इट इज द एस. ओके, देन अगेन यू हैव टू यूज द पी ऑफ दिस टू, पी ऑफ ए बार दैट इज इक्वल टू पी ऑफ एस एंड वी नो पी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 एंड दिस बोथ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बिकॉज ए जब अक्कड़ होगा तो डेफिनेटली ए बार अक्कड़ नहीं होने वाला है. So both are the mutually exclusive events, right? If the mutually exclusive event, so from the axiomatic definition, I can write down P of A plus P of A bar. Now take it this side, P of A. So you can write down, अगर ये cancel करके उस side पे लिखा तो आपको ये आंसर मिल गया. Correct? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बीच में, कभी भी इंटरप्ट करके
अगर मैं जा रही हूँ फास्ट जा रही हूँ, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जा रही हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल या सॉल्व किया है समझ में नहीं आया तो पूछ लो। Now write down the next one, theorem number 3. If A and B are any two events, so P of A union B, that is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection P. बताओ चलो अभी कैसे प्रूव करेंगे उसको। सॉरी या स्टेटमेंट लिख लिया, चेंज करूं? Yes, ma'am. No, ma'am, not yet. Okay. Yeah, write down. Take your time. If A and B are any two events, so P of A union B, that is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Done, ma'am. Okay, ये लास्ट जो लिखा है A union B, that is equal to whatever is given, you have to prove this thing. Fine. So क्या करेंगे स्टार्ट Hello, बताओ ma'am. Can चलो। we use Venn diagrams? Yeah, you can use Venn diagram. Oh, ma'am, then it's really straightforward. Like if we have, we can consider a Venn diagram of two circles, which Yeah. has event A and B, and we want that union A union B. So like we can Yes. consider an intersection between A and B. So like Yes. if we want A union B, so we have to remove the A intersection of A, and we have to consider probability of A and probability of B. So we can just Okay. add the. Okay, fine. Okay, same here. I am going to write down. Okay, for other students. Suppose I am considering the Venn diagram. Okay, this is my event A, this is my event B, and ये पूरा आपका sample space S है. थोड़ा राइटिंग गंदा आएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स टैबलेट से इतना प्रॉपर राइटिंग मेरा नहीं आता है, बट समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कुछ लिखा हुआ। सो ये मेरा इवेंट ए है, दिस इज माय इवेंट बी। फाइन, दो इवेंट अकर हुआ। सो ये जो मिडल वन पोर्शन है, आई कैन राइट डाउन दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। Yes, ma'am. ओके, या सो उसको हम लोग इंटरसेक्शन बी है, दैट मीन आई कैन राइट डाउन दिस ए बी। ओके, ए इंटू बी में लिख सकती हूँ उसको। नाउ दिस इवेंट, this portion, I can write down it is the A into B bar. Yes or no? Yes, Or ma'am. this Yes, I ma'am. can write down it is A bar into B. Okay, because it's outside of the A, so it's A bar, and this is the outside of B, so it is B bar. So there are the total three different representation मैंने किया यहाँ पे। So from this figure, P of A क्या बनेगा बताओ जरा। P of A मुझे पूरा लिखना है तो क्या आएगा? I can write down P of A B bar plus P of AB, A. Plus. correct? Yeah. So P of individual लिखते हैं तो P of AB bar plus P of AB. This is my equation number 1. तो similar P of B क्या होगा? Anyone? E of P A, of A by A B bar plus plus A. AB. A bar B, yes, correct. Plus P of AB. Okay, this is number 2. Now take the addition of 1 and 2. तो राइट साइड का भी एडिशन करेंगे तो वी कैन राइट डाउन दिस ए बी बार प्लस पी ऑफ, सॉरी, या ए बार बी प्लस 2AB, 2P of AB. Okay,
नहीं नहीं नहीं, इससे 2p ऑफ ab से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को अलग प्रूव करना है ना. वेट वेट वेट, नॉट दिस वन. इरेज क्यों नहीं हो रहा है? वेट. क्योंकि हमको ये प्रूव नहीं करना है. अगर ये प्रूव करना होता तो ऐसा हो जाता 2 ऑफ p ऑफ ab, क्योंकि एक थ्योरम में ऐसा भी है. या आई हैव टू प्रूव डिफरेंट. या फाइन. सो व्हाट आई हैव टू राइट हियर, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड को आपको अभी एडिशन करना है. ठीक है. अगर राइट हैंड साइड को मैं एडिशन करती हूँ, कल सर, yeah, so suppose I am writing first p of a bar b, sorry, first equation का ab bar plus ab bar plus p of ab, okay, plus सेकंड इक्वेशन का मैं मेरा पूरा कंप्लीट ही कर देती हूँ, a bar b plus p of ab. ठीक है. तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी राइट हैंड साइड वाला लिख रही हूँ. फर्स्ट जो पार्ट है p ऑफ ए बी बार प्लस p ऑफ ए बी, तो अभी आप वेन डायग्राम में चेक करेंगे ए बी बार एंड ए बी. अगर ये दोनों को मैं कंबाइन करूं, दिस टू पार्ट, दिस वन मैं सर्कल यहाँ पे स्क्वायर कर रही हूँ, दिस पार्ट, देन दिस पार्ट एंड ये दिस थर्ड वन. अगर ये तीनों को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया तो दिस वन एंड दिस वन, ये तीन पोर्शन, तीनों को कंबाइन किया, सो आई कैन राइट डाउन इट इज द p ऑफ a यूनियन b. यूनियन में क्या होता है, सबका सब आ जाता है ना पूरा. करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. हाँ. और लास्ट इज p ऑफ a इंटू b. a इंटू b, दैट मीन आई कैन रिप्रेजेंट इट इज द a इंटरसेक्शन b. So last I have written it is the A intersection B. जो last बचा ना, last fourth portion, this one, तो उसका मैंने लिखा है A intersection B. और यहाँ पे आपका क्या था, P of A plus P of B था. तो अभी आपको सिर्फ रीअरेंज करो, A यूनियन B को राइट साइड ले जाओ, ये दोनों को लेफ्ट साइड, मतलब राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. So P of A union B, that is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. मिला? Yes, ma'am. Yeah. So this is the way we can Ma'am, solve this theorem. Okay. Could you explain Yeah. the last part again? Okay, last part. So right hand side, once I add the equation number 1 and 2, I got the 4 terms. Understood? So these 4 terms, now these 4 terms, P of AB bar, P of AB and P of A bar B. So in the Venn diagram, you can see here this portion and this portion. तो सबको मैं combine, मुझे मैं क्या लिख पाऊंगी, A union B. So that's why I have written it is the A union B. Or one last term is remaining, that is P of A into B. So this is my P of A into B in the diagram. So this is the intersection of A and B. So I can write down it is the intersection of A and B here. Okay. और मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे P of A plus P of B तो था ही, तो मैंने क्या किया, सिर्फ P of A union B को not, yeah, तो उसको रीअरेंज किया, then I will get the answer. Fine. Anybody? कुछ डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. Understood. Okay, fine. Now write down the next fourth one. If B subset, it is the symbol of subset. Okay. If B subset A, so P of B less than equal to P of A.
write down just in your notebook, then I will explain. If B subset A, comma, P of B is less than equal to P of A. B सबसेट A को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन किसके अंदर आएगा? B will be inside A. A का बड़ा सर्कल, B का छोटा सर्कल A के अंदर. Yes. So this is the B and this is the A. It is called the B subset A. Correct? Fine. Now, अगर ये इवेंट मेरा B है पूरा, ओके, तो आउटसाइड ऑफ द B ये इवेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस इवेंट, एनीवन? What can I write here? This event name? A intersection B complement. Yeah. So A, B bar. Correct? So I can say B and event B and event A, B bar. It is a mutually exclusive event. क्योंकि दोनों सभी साथ में होने वाला ही नहीं है. Fine. Yes or no? So अगर मैं mutually exclusive event बोलती हूँ तो मैं उसको B of B union A B bar that is equal to क्या लिख पाऊंगी? Event A. Yes or no? This is correct. B intersection sorry B union A B bar, तो ये दोनों को मिला के पूरा इवेंट कौन सा बनता है? इवेंट ए बनता है. Yes, ma'am. So I can write down, apply the both side probability P of B union A B bar that is equal to P of A. So mutually exclusive event है तो दोनों का एडिशन लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, P of B plus P of A B bar that is equal to P of A. करेक्ट. तो अभी क्या करेंगे? उसको रीअरेंज. अभी रीअरेंज करने की जरूरत क्या? प्रूव क्या करना था? P of P of B. B is equal to P of A. करेक्ट. तो ये हो गया. अभी आप यहाँ पे देखो, P of A is equal to these two term, राइट ना? एडिशन ऑफ दिस टू टर्म. सो P of B में कुछ तो ऐड करेंगे तभी आप that is equal to P of A बन रहा है. तो we can say P of A is always greater than equal to P of B. Yeah, you can say P of B is less than equal to P of A. Yes or no? Yes, ma'am. Yeah. So it's proved. Now next. बाकी किसी को रखूं कि चेंज करूं? Done, ma'am. हो गया मैम. ठीक. Yes, yes, yes. Yeah. Now theorem number 5. For any two events A and B, the probability that exactly B will occur is given by P of B intersection A bar that is equal to P of B minus P of A intersection B. स्टेटमेंट लिख लो.
ए लिखने के बाद थोड़ा ऐड भी करो। लिख लिया आपने इतना स्टेटमेंट? Yes, ma'am. एंड कंटिन्यूअस में एंड that exactly A will occur is given by and exactly A will occur is given by P of A intersection B bar, P of A intersection B bar bracket over equal to P of A minus P of A intersection B। दोनों प्रूव करते हैं हम लोग। P of A minus P of A intersection B। Excuse me, ma'am. Yes. Could you please repeat? Yeah, sure. And that exactly A will occur is given by and that exactly A will occur is given by P of A intersection B bar bracket over equal to P of A minus P of A intersection B. P of A minus P of A intersection B. बताओ चलो कैसे करेंगे उसको प्रूव। Venn diagram, suppose Venn diagram easy रहेगा Ma'am, we तो will draw possible है। two circles A or B, but they will not overlap. They are two separate circles in the same sample Why space. there are two separate? ऐसा कुछ लिखा है क्या? Because they are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ऐसा कहीं पे दिया तो नहीं है हमको। ओवरलैप होएगा मैम। हाँ ओवरलैप आएगा ना क्योंकि इंटरसेक्शन पोर्शन इज गिवन, हमको ओवरलैप लेना ही पड़ेगा अदरवाइज प्रूव ही नहीं होगा। फाइन। तो सपोज दिस इज माय इवेंट ए एंड दिस इज माय इवेंट बी। फाइन। ए आपका ए है, ये आपका बी है। अगर ये इंटरसेक्शन जो पोर्शन है उसको हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से, करेक्ट। और ये जो पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बार बी। दैट मीन आई कैन राइट डाउन इट इज द ए बार इंटरसेक्शन बी। दोनों में से जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और दिस पोर्शन आई कैन रिप्रेजेंट इट इज ए इंटरसेक्शन बी बार। ओके। तो आपको पहला हम लोग फर्स्ट वाला पहले प्रूव करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला प्रूव करना है आपको तो क्या करेंगे, इवेंट बी, पी ऑफ बी आता है ना प्रूव में, तो पहले हम लोग इवेंट बी कंसीडर कर देते हैं क्योंकि अभी जैसे प्रूव क्या करना है अकॉर्डिंगली दैट हम लोग सेट करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट इवेंट पी। पी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट कैन आई राइट? I can write here P A of by B B. that is equal, yes, P of AB plus P of A bar B, right? So I can write down P of A event B है आपका, ठीक है पूरा। तो अगर मुझे इंटरसेक्शन वाला फॉर्म में यूज करती हूँ क्योंकि अपने को प्रूव ऐसा करना है ना, तो A इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा P ऑफ B। फाइन। अगर या इट्स फाइन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज। तो इक्वेशन 1 देने की जरूरत नहीं है,
हम लोग अलग अलग प्रूव करेंगे ना, ए और बी का अलग अलग इक्वेशन. ओके फाइन, नॉट इक्वेशन 1. अभी उसको रीअरेंज करो, यू विल गेट द आंसर. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी. एक्चुअली क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन ए बार. आप कैसे भी लिख सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो. तो बी इंटरसेक्शन ए बार, लास्ट लास्ट को मैंने यहाँ पे लाया, ठीक है. और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, एक मिनट मैं चेंज कर रही हूँ. सो दिस इज माई बी, पी ऑफ बी. इसको इरेज करती हूँ. मैंने साइड चेंज किया है, राइट एंड लेफ्ट, और कुछ नहीं है. आपको सिर्फ रीअरेंज करना है, आपको आंसर मिल जाएगा रीअरेंज करेंगे तो. फाइन. माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, इट्स ma'am. वेरी सिंपल. या नाउ सेम आपको भी इवेंट ए के लिए प्रूव करना है, तो आपको पी ऑफ ए का लिखना है. तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट, पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बार. तो अभी उसको मैं रीअरेंज किया, तो आई कैन राइट डाउन पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये हो गया आपका सेकंड नंबर का प्रूफ, और दिस इज द फर्स्ट वन. देन क्या टाइम क्या हुआ? Yes, ma'am. आई थिंक 11. कितने बजे आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है? 11:40. ओके, मतलब अभी ब्रेक होगा. ओके ओके फाइन. सो थियरम बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, इट्स डन. इतने थियरम्स थे, टोटल 5 थियरम्स. सारे थियरम्स डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू इन माय नोट्स आई हैव रिटन. ओके, और आपने भी अभी किया होगा, होप सो. तो 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं, तो एक बार नजर कर लेना, बहुत सिंपल है. एग्जाम में उसको स्किप नहीं करना है. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं. फाइन. नाउ ओके, नेक्स्ट अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. फाइन. Yes, ma'am. या समझ में आया लेक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कुछ भी डाउट, मतलब कुछ भी लगता है प्रॉब्लम, इश्यू विथ माय लेक्चर्स, यू कैन टेल मी डायरेक्टली. कोई इश्यू नहीं है, ठीक है. सॉरी, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस. आ गया है कि नहीं, जस्ट वेट. मिस लीव करे. एक मिनट, जस्ट वेट, मैं सिर्फ अटेंडेंस चेक कर रही हूँ कि आ गया है कि नहीं सबका. या you can leave. Okay, I got your Bye, miss. attendance and Thank you and take care of your health. yeah, thank you. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, bye. Thank you.